Hello everyone, this is set 2, chemistry class 11 Jackboard. So question number 1 says, write Lewis dot structure of water molecule. Now डायरेक्ट आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ ये दो हाइड्रोजन कनेक्ट होता है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, और इस ऑक्सीजन पे आपका दो ठो लोन पेयर होता है. दैट्स ऑल, आंसर हो गया. लेकिन इसका अगर आपको डिटेल समझना है तो देखिए डिटेल बता रहे हैं. सबसे पहले आप निकालते हो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. बी कहने का मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल होगा बॉन्ड बनाने के लिए. तो उसके लिए आप देखते हो इस वाटर मॉलिक्यूल में हर एक एटम अपना ऑक्टेट बनाना चाहता है या ड्यूप्लेट बनाना चाहता है. तो हाइड्रोजन अपना बनाना चाहता है ड्यूप्लेट, यानी दो इलेक्ट्रॉन, तो 2, और हाइड्रोजन है कितना सारा, वो भी 2 है तो इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन अपना क्या बनाना चाहता है ऑक्टेट, तो +8. और इसमें से माइनस कर देना है आपको कि एक्चुअली में इनके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, आई मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1, और फिर हाइड्रोजन है 2 ठो तो इंटू 2, फिर प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. तो इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, वो 6 ही हैं, क्योंकि पहला वाले शेल में चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में बच गया 6, तो ये 6. और अब इसको सॉल्व कर लो तो 2 2 या 4, 4 और 8 कितना आ गया 12, माइनस 2 और 6 8, तो 12 में से 8 गया 4. तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आपका बॉन्डिंग आया. और उसके बाद आप ऐसे स्केलेटन बनाओगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. आप कोशिश करो ये थोड़ा सा एंगल पे बनाएं, ऐसे सीधा नहीं बनाने के लिए, क्योंकि ये दोनों लोन पेयर जो बनाएंगे अभी तो दोनों दूसरे को रिपेल करता है. खैर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है जी 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 में से 2 यहाँ पे रख दो और 2 यहाँ पे रख दिए. ठीक है, तो ये आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गया. बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड करने के लिए जो इस्तेमाल हो. और उसके बाद फिर निकालिए एक NBE कहने का मतलब है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो ये कैसे निकालते हैं, तो बोलेंगे मेरे पास जितना इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल था उसमें से माइनस कर दीजिए जितना खर्च हो गया बॉन्डिंग वाला. तो कितना इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल था, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इतना इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल था, मतलब 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल था, जिसमें से खर्च कितना हो गया 4, मतलब बचा 4 नॉन बॉन्डिंग. तो यानी कि ये लोन पेयर में आपका कंट्रीब्यूट करेगा, ये बॉन्ड बनाने में खर्च नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो ऐसा बनाने के बाद सोचो कि कौन कौन हैप्पी हो गया. हाइड्रोजन तो खुश हो गया क्योंकि हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया. ये वाला भी हाइड्रोजन बिल्कुल हैप्पी है, लेकिन ये ऑक्सीजन हैप्पी नहीं है क्योंकि ये अपना ऑक्टेट बनाना चाहता था, और इसका भी सिर्फ ये 2 और 2 4 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए. तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है दोनों इसी को दे दो, ले लो भाई तुम ऑक्सीजन, खुश रहो. और फिर आप इसका बॉन्ड वर्जन बना दो कि ये रहा ऑक्सीजन एटम, उसके साथ ये सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एटम, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन है यानी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एटम, और ये बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब कि वो लोन पेयर कहलाएगा. यही आपका आंसर आ गया. फाइन. क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम. तो थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग को पता है 3 तरह का सिस्टम होता है, एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज्ड सिस्टम होता है, और एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है. ओपन सिस्टम कहने का मतलब ऐसा सिस्टम जिससे कि मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सके. जैसे कि एक ग्लास है आपका रखा हुआ और इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, तो इसमें कुछ पानी हम बाहर से ऐड भी कर सकते हैं, कुछ पानी यहाँ से भाप बन के उड़ भी सकता है यानी कि वेपर बन के, फिर ये बाहर से हीट एनर्जी भी अंदर जा सकता है जिससे कि ये पानी गर्म हो जाएगा, या फिर फ्रिज में इसको रख देंगे तो ठंडा हो जाएगा. मतलब कि यहाँ पे मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है. एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है क्या, बिल्कुल. तो वैसा सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम. क्लोज्ड सिस्टम कहने का मतलब है कि मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज अभी भी होगा. इसका एग्जांपल क्या है, अगर इसी गिलास को ऊपर से ऐसे बंद कर दें, ये ग्लास है आपका, पानी लिया हुआ है और ऊपर में कवर कर दिए किसी चीज़ से, या बॉटल है, बॉटल का ढक्कन बंद है, तो अब इसमें से वाटर बाहर इस्केप नहीं कर सकता है या बाहर से कोई वाटर अंदर नहीं आ सकता, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज तो हो ही सकता है. ठीक है, इसलिए आपका जो फ्रिज से पानी निकाले एकदम ठंडा ठंडा बोतल, कुछ देर में आपका गर्म हो जाता है, फिर उसका पानी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है, लेकिन पानी का अमाउंट उतना ही रहता है क्योंकि वो क्लोज्ड सिस्टम है.
और आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब है वैसा सिस्टम जिसमें कि ना मैटर का एक्सचेंज हो सके और एनर्जी, यानी मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो कोई सा भी सिस्टम आपका परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम है ही नहीं। ओके, नो सिस्टम इज़ परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। आप कितना भी कोशिश कर लो एनर्जी का एक्सचेंज हो ही जाएगा। थर्मस फ्लास्क आपका इसका लगभग एग्जांपल हो सकता है, लेकिन वो भी आइडियल नहीं होगा आपका, क्योंकि थर्मस फ्लास्क में हम लोग सुबह सुबह अपना चाय बना के रखते हैं तो शाम तक भी क्या रहता है, वो गर्म रहता है। लेकिन क्या ऐसा थोड़ी है कि ज़िंदगी भर वो गर्म रहेगा आपका, वो धीरे धीरे तो हीट लॉस करते ही रहता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम एग्जैक्टली कोई सा भी नहीं है। तो खैर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखें। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम, तो आंसर सिंपली हो जाएगा ए सिस्टम which does not allow the exchange of matter as well as energy, एग्जाम्पल थर्मस फ्लास्क। हो गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये पी ब्लॉक होता क्या है पीरियोडिक टेबल में, तो ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक पूरा, ये 18 ऊपर में क्यों लिखे हैं समझ में आ जाएगा। ग्रुप 13 में आपका जो भी एलिमेंट्स है वो है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, फिर नीचे कुछ है आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ओके फाइन। तो इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाय द वे ग्रुप 18 में आपका ये नियॉन से स्टार्ट नहीं होता है, हीलियम से स्टार्ट होता है। तो अगर हम ऐसे चलते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यहाँ फ्लोरीन के सामने नियॉन आ जा रहा है, तो ऊपर में एक हीलियम भी है, इसलिए 18 को हम ऊपर लिख दिए हैं। खैर इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो इंटर करता है आपका पी ऑर्बिटल्स में। ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स पी सब शेल। ओके, पी सब शेल। इसलिए जैसे कि आप बोरोन का कर लो, बोरोन जो है एटॉमिक नंबर 5 है, तो यानी कि 1s2 2s2 2p1। तो आप एल्यूमिनियम का भी करोगे ना, तो एल्यूमिनियम के लास्ट में आपका आएगा 3s2 3p1, गैलियम के लास्ट में आएगा 4s2 4p1। ओके, उसी तरह से अगर आप ग्रुप 14 का करते हो तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2। तो इसके बाद वाले सिलिकॉन का करोगे तो आप यहाँ पक्का आएगा 3s2 3p2, इधर और भी कुछ ऐड होगा। ठीक है, तो इसमें एक पैटर्न चलता है। तो एस सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हो, इसलिए यहाँ पे 6 ग्रुप है। तो ग्रुप 13 का होता है आपका, अगर हम लोग इस शेल को इन जनरल मान लें, जैसे कि यहाँ पे तो 2 है, 3 है, 4 है, आगे 5 होगा, तो इन जनरल एस मान लें, तो इनका कन्फिग्रेशन हो जाएगा NS2 NP1, इनका कन्फिग्रेशन हो जाएगा NS2 NP2 NS2 NP3, ऐसे चलते जाएगा। लास्ट में इसका हो जाएगा NS2 NP6। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आंसर आपका ऐसे लिख देना है NS2, और NP में आपका 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन से हम लोग ग्रुप में हैं। ओके, NS2 NP 1 to 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेज व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिएक्शन। लुक, आपका जैसे हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट करके बनाता है अमोनिया गैस, और ये इक्विलिब्रियम में चलता है। आपका बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, तो ये रिएक्शन अगर ऐसे ही कराते हैं हम लोग बिना किसी कैटलिस्ट का तो सुपर डुपर स्लो होगा। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो कैटलिस्ट जो है, ऐसा नहीं कि कैटलिस्ट यूज़ करने से प्रोडक्ट हमको ज़्यादा मिलेगा और इक्विलिब्रियम पे कम रिएक्टेंट बचा हुआ होगा, नहीं। इक्विलिब्रियम स्टेट पे ना कैटलिस्ट का कोई असर नहीं पड़ता है, यानी कि अभी भी आपको उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा जितना बिना कैटलिस्ट के मिलेगा, उतना ही रिएक्टेंट बचा हुआ रहेगा। बस डिफरेंस ये होगा कि रिएक्शन फास्ट होगा। ओके, कैटलिस्ट का काम है कि रिएक्शन को फास्ट कर देना, एक्सेलरेट कर देना, बिना खुद को कंज्यूम हुए, बिना खुद कंज्यूम हुए। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ना, तो आंसर में लिख देना है कि नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, कैटलिस्ट only helps to achieve it faster, only helps to achieve it
faster. That's all. Okay. Next question 5 says define oxidizing agent. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जो रिस्पॉन्सिबल हो ऑक्सीडेशन के लिए. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सम अदर सब्सटेंस. नाउ अब एग्जांपल भी आप दे देना इसमें साथ में, जैसे कि ये जिंक है, सॉलिड जिंक. हमको पता है डैनियल सेल में आपका जिंक जो है वो रिएक्ट करता है कॉपर आयंस से, Cu2+ आयंस एक्वियस, और ये खुद जिंक से कन्वर्ट हो जाता है आपका जिंक 2+ में, और प्लस में ये जो Cu2+ है वो बन जाता है आपका कॉपर सॉलिड. तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जिंक जो है वो कन्वर्ट हो गया आपका जिंक 2+ में, यानी कि ये तो लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तो हैं क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन. सो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, वजह है आपका Cu2+ आयंस, क्योंकि ये जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया. सो ये जो Cu2+ आयंस है जिसका कि खुद का रिडक्शन हो रहा है वो कहलाएगा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, IUPAC नेम लिखना है हम लोग को. सो काफ़ी इजी है. फर्स्ट रूल, लॉन्गेस्ट चेन खोजिए. तो लॉन्गेस्ट चेन खोजेंगे तो ये रहा पहला कार, 1 2 3 4 5 6, या फिर आप सीधे भी जा सकते हो, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, यहाँ से अगर सीधे जाएंगे तो फिर 5 ही ना होगा, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से कैसे मुड़ जाएंगे. ओके फाइन. 6 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में. अब नंबरिंग किस तरफ से करें, नंबरिंग इधर से ऐसे आएँ या फिर इधर से ऐसे जाएँ. तो चलिए इधर से एक बार करके चेक करते हैं. 1 2 3 पे ये चेन के बाहर का है तो ये सब्सटीट्यूएंट कहलाएगा. 4, फिर ये 5 और ये 6, यानी कि ये 5 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप सब्सटीट्यूएंट कहलाएगा. तो अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो ये 3 पे एक सब्सटीट्यूएंट आ रहा है और एक सब्सटीट्यूएंट 5 पे आ रहा है. ओके, तो 3 + 5 यानी कि 8. अब क्या करते हैं, नंबरिंग हम लोग दूसरे डायरेक्शन में करते हैं. एक सेकेंड. नंबरिंग इधर से करें तो 1 2 पे सब्सटीट्यूएंट है, 3 4 पे सब्सटीट्यूएंट है, 5 और 6. तो सब्सटीट्यूएंट सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे ही आ गया है, यानी कि दोनों को जोड़ के 6 आ रहा है. मतलब ये रॉन्ग है, ये सही है. लोवेस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं इसको. नंबरिंग उस तरह से करना है आपको, इस डायरेक्शन में नंबरिंग करना है कि जो सब्सटीट्यूएंट्स है इनको आपको छोटा एड्रेस मिले. ओके, तो हम लोग को पता चल गया नंबरिंग कैसे करना है. तो इधर से कर देते हैं, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड जहाँ कुछ भी नहीं है, सॉरी सेकंड जहाँ मिथाइल है, थर्ड, फिर ये फोर्थ जहाँ एक और मिथाइल है, फिफ्थ और सिक्स्थ. और नाम पहले आपको देना है इन सब्सटीट्यूएंट्स का. तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, फोर्थ पे भी मिथाइल है, तो 2, 4 दो मिथाइल है इसलिए डाईमिथाइल. 2 4 डाईमिथाइल और 6 कार्बन है तो हेक्सेन. और क्या, आसान सा है, काफ़ी आसान सा है. ओके, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 सेज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ pH फॉर ए न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन. तो ये तो आप लोग 10 क्लास में ही पढ़े थे. अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसका pH जो है 298 केल्विन पे वो 7 होता है. बस ऐसा लिख के छोड़ देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये थर्मोडायनेमिक्स से है. जो इट सेज ए सिस्टम एब्जॉर्ब 701 जूल ऑफ हीट एंड 394 जूल वर्क इज डन बाई इट. कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज इन द सिस्टम. नाउ लुक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है जी. आप लिखोगे ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इट सेज चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू Q + W. Q यहाँ पे है आपका हीट और W यहाँ पे वर्क डन. अब कब Q प्लस में होता है, कब Q माइनस में होता है, कब W प्लस में होता है, W माइनस में होता है, इसके लिए रूल है. अगर आप सिस्टम को, ये लेट से कोई सिस्टम है, अगर सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसको इसमें Q जो है वो पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर सिस्टम ही बाहर हीट सप्लाई कर रहा है, सिस्टम हीट लूज़ कर रहा है, तो उसके इसमें Q क्या होगा, नेगेटिव होगा. उसी तरह से अगर हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क फिर से पॉजिटिव होगा. और अगर वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम तो उसके इसमें वर्क क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बोल रहा है सिस्टम एब्जॉर्ब यानी कि सिस्टम को मिल रहा है. क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यानी कि ये प्लस में, फिर प्लस वर्क डन.
एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज़ डन बाय इट, तो सिस्टम वर्क कर रहा है, यानी W माइनस में होगा 394। तो अब यहाँ से आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल जाएगा, आप घटा लो तो कोई भी घटा सकता है। 11 में से 7 4 गया 7, ये हो जाएगा 9 में से 9 गया 0, 6 में से 3 गया तो 307 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 सेज फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो अगर किसी जगह पे सिर्फ ऐसे सिंगल बॉन्ड है तो वो हमेशा सिग्मा ही बॉन्ड होगा। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया तो उसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे आ गया तो उसमें एक सिग्मा होगा और 2 ठो पाई बॉन्ड होगा। ओके, इतना बात दिमाग में रखिए, काम हो गया। अब ए नंबर बोल रहा है आपका C2H4, ईथीन है ये आपका, तो 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इसमें जोड़ दो और 2 हाइड्रोजन इसमें जोड़ दो। लेकिन कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन का यहाँ 2 ही बॉन्ड हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तब ना इसका 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, इसका भी 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया। खैर, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स काउंट करने बोल रहा है, तो सिग्मा क्या होगा, ये अच्छा ए नंबर यहाँ लिख चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड्स कितना सारा होगा, तो ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, इसमें से एक सिग्मा है, एक पाई है, ये सिग्मा है, सिग्मा है, तो 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड्स 5 है इसमें, और पाई बॉन्ड्स बस 1 है आपका। नेक्स्ट है बी नंबर C2H2, C2H2 इथाइन बोलते हैं इसको, एल्काइन फैमिली का सबसे पहला मेंबर है इथाइन। तो ये 2 कार्बन है और 2 ही हाइड्रोजन है, मतलब एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ, बट कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तब दोनों कार्बन का 4 4 बॉन्ड होगा। सो दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई एंड दिस इज ऑल्सो पाई। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पे हो जाएगा 1 और 1 2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 says what are Lewis acids and bases, give one example of each। ओके, ल्यूइस एसिड हम लोग बोलते हैं ऐसा कोई भी स्पीशीज़ मतलब यहाँ पे बायोलॉजी वाला स्पीशीज़ नहीं है, केमिस्ट्री में स्पीशीज़ कहने का मतलब कोई मॉलिक्यूल या एटम या आयन, तो ऐसा कोई भी स्पीशीज़ जो कि एक्सेप्ट करे एक इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट को अंडरलाइन कर देना एग्जाम में भी अगर आएगा तो, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूइस एसिड। और ल्यूइस बेस हम लोग उसको बोलते हैं जो कि एक लोन पेयर क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, ये अमोनिया का फार्मूला सबको पता है, अमोनिया होता है NH3, और अमोनिया में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। और फिर ये BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसमें बोरोन के 3 ही बॉन्ड बन रहा है ना जी, 3 ही फ्लोरीन से कनेक्ट है, मतलब कि इसका तो आउटर मोस्ट शेल में बस 6 ही इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। लिख दे रहे हैं पहले, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो ये दोनों रिएक्ट करता है किस तरह से, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है बोरोन को, कि बोलता है लो बाबू तुमको इलेक्ट्रॉन का कमी है ना, और दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। तो ये रहा आपका नाइट्रोजन, उसके साथ ये आपका 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है, और फिर ये एक बॉन्ड बन गया किसके साथ, बोरोन। ये एक बॉन्ड दिखाए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं इस तरह का बॉन्ड को, जिसमें कि बॉन्ड बनने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों बस ये नाइट्रोजन ही सप्लाई किया है, बोरोन सप्लाई नहीं किया है। और बोरोन के साथ ये आपका 3 फ्लोरीन। सो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, NH3 अमोनिया, ये तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, मतलब ये यही मेरा है ल्यूइस बेस, और ये जो BF3 है बोरोन ट्राईफ्लोराइड, वो है ल्यूइस एसिड। हाँ, ऐसा आप लोग पूरा अच्छा से बना के दिखा देना एग्जाम में अगर आता है तो। और भाई यहाँ पे एक और चीज़ होगा कि इस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन पेयर खर्च हो गया, तो इस पे आपका आ जाएगा फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज, और इस बोरोन पे आपका आ जाएगा एक फॉर्मल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसको जितना इलेक्ट्रॉन का आदत है उससे ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन मिल गया इसीलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 says name the element or elements of group 14 that first number forms most acidic oxide। तो चलिए पहले हम लोग ग्रुप 14 लिख लेते हैं। ग्रुप 14 में कौन कौन सा एलिमेंट्स आता है, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड Pb। इसको याद रखने के लिए मेमोनिक्स आप ऐसे याद रख सकते हैं, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। ओके, केमिस्ट्री सर गिव्स
सन की प्रॉब्लम्स, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, एसएन मतलब टिन होता है, और लेड। अब देखिए कुछ पहले प्रॉपर्टी समझ लीजिए। अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो क्या देख रहे हो, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है, यहाँ लिख देते हैं, कार्बन जो है वो है आपका एक नॉन मेटल। ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये दोनों हैं आपका मेटलॉइड्स, यानी कि इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का कुछ कुछ गुण मौजूद है, या फिर सेमी मेटल्स बोलते हैं। और ये जो टिन और लेड है, हमको पता है टीना और जो लेड है इसको हिंदी में सीसा बोलते हैं, तो ये तो मेटल्स है आपका। यानी कि टॉप टू बॉटम आने से मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नॉन मेटल से हम मेटल्स की तरफ जा रहे हैं, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। अब ये जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड्स नेचर में एसिडिक होता है, ये बात बेसिक है, अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ये नेचर में होता है आपका एसिडिक। और जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स ये नेचर में होता है आपका बेसिक। ओके, सो तो हम लोग देख रहे हैं नॉन मेटल तो इसमें बस एक ही है, ये है, यानी कि इसी का ऑक्साइड जो है वो सबसे मोस्ट एसिडिक होगा। तो पहला नंबर का जो आंसर है कि फॉर्म्स मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, इसका आंसर आपका हो जाएगा कार्बन। ओके, कार्बन ना। बी सेज इज कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? लुक, ये सब ग्रुप 14 का है ना, मतलब कि ये मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, तो आंसर है +4। जैसे कि कार्बन का आप एक कंपाउंड देखो ना, CO2, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4, क्योंकि ऑक्सीजन -2 में होता है, तो -2 × 2 -2, यानी कार्बन को +4 होना पड़ेगा। कार्बन बाय द वे +2 स्टेट भी दिखाता है, जैसे कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +2। ओके, उसी तरह से सिलिकॉन का बात करते हैं तो SiCl4, क्लोरीन आपका दिखाता है -1 का, तो -1 × 4 -4, यानी कि सिलिकॉन को दिखाना पड़ेगा +4 का। ओके, इसी तरह से लेड का बात करते हैं तो लेड के केस में PbCl2, क्लोरीन दिखाता है -1 का, तो लेड दिखा रहा है आपका +2 का। तो ग्रुप 4 मतलब एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है, ये सब कंपाउंड्स एक से ज़्यादा तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ना। मैक्सिमम कितना का दिखा सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट? सो मैक्सिमम ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है +4 का, ग्रुप 14 में है। तो उसी तरह से अगर ग्रुप 15 में पूछता कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है ग्रुप 15 का, तो आंसर होगा +5, ग्रुप 16 वालों का +6, ग्रुप 17 वालों का +7। अब लेकिन जब टॉप टू बॉटम हम लोग आते हैं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी घटते जाता है, और उससे 2 कम कर दो, 2 घटा दो, यानी कि +2 आ जाएगा, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ते जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये +4 ऑक्सीडेशन का हम लोग बोलेंगे टॉप टू बॉटम आने से, टॉप टू बॉटम आने से स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में हो जाएगा स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। ठीक है, +4 वाले का स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है, +2 वाले का स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब उससे 2 कम। उसी तरह से अगर ग्रुप 15 में बात करते हैं तो ग्रुप 15 में आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रेट दिखा सकता है +5 का, तो जब आप टॉप टू बॉटम आओगे तो +5 का स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, और 2 कम कर दो, यानी कि +3 का क्या करेगा? आपका इंक्रीज करेगा। ओके, फाइन। अब यहाँ पे देखो आप, कार्बन जो है वो +4 में स्टेबल है, सिलिकॉन भी चलो +4 में कुछ कंपाउंड दिखाएगा, जर्मेनियम भी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे +4 वाला का स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा और +2 वाले का स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो सबसे नीचे में कौन है? सबसे नीचे में है लेड, तो इसलिए लेड के केस में आपको PbCl2 ही देखने मिलता है। PbCl4 अगर आपको कहीं देखने मिल भी गया
सो PbCl4 जो है वो अनस्टेबल है, दिस इज़ अनस्टेबल, और ये आपका होगा स्टेबल। क्यों? क्योंकि आपका ये सबसे नीचे में है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये +4 इसमें अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गया, +2 इसमें स्टेबल है। तो आंसर पूछ रहा है इज कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सबसे नीचे वाला लेड। ओके, और ब्रैकेट में भी चाहे तो लिख सकते हैं, क्यों? तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और सी नंबर कह रहा है कि यूज्ड एज सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन मेटलॉइड्स का, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का। 12th क्लास का फिजिक्स में आपका चैप्टर ही है पूरा सेमीकंडक्टर पे, तो वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ोगे। ओके, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 सेज व्हाट इज डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। इसको क्या पढ़ोगे? डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। नाउ ये क्या होता है? वैसा रिएक्शन जिसमें कि किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा हो। जैसे क्या लिखा हुआ है? रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, तो उसका ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, उसको हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बोलोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखिए है पॉसिबल, ये H2O2, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक्वेस सॉल्यूशन को आप छोड़ दोगे ना, तो ये अपने आप कन्वर्ट हो जाता है वाटर में और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। खैर बैलेंस करना ज़रूरी नहीं है, उसको हटाओ। ये आपका गैस है और ये लिक्विड है। हाँ, अब यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में हो रहा है वो समझो। उसके लिए पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं। हम ऑक्सीडेशन के बारे में तो ये तो पता ही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या, रिडक्शन। लेकिन एक दूसरा डेफिनेशन ये भी है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और रिडक्शन हम लोग बोलते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, तो दैट्स कॉल्ड रिडक्शन। ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, इसको हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 और हाइड्रोजन का +1, तभी तो ये आपका +1 × 2 +2 और -1 × 2 -2 मिलकर 0 बनेगा। H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है और हाइड्रोजन का +1। लुक, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में -2 ही होता है, कुछ कुछ कंपाउंड्स में बस -2 से अलग हट के होता है, जैसे कि एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड एग्जांपल है जिसमें कि -1 में होता है। और ये O2, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा जी? तो ये तो बस एक एलिमेंट है सिंपली अपना, ये किसी से कंबाइंड थोड़ी, जो ऑक्सीजन खुद ऑक्सीजन से ही कंबाइंड है, तो एलिमेंटल फॉर्म में अगर रहे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। ठीक है, वो 0 है ना। अब यहाँ पे नोटिस करो, ये -1 से ऑक्सीजन -2 हो रहा है और -1 से ऑक्सीजन 0 भी हो रहा है, दोनों को देखना है। रुकिए, ये वाला हटाने दीजिए पहले। सो ये यहाँ पे देखते हैं एक बार, -1 to -2 बढ़ा के घटा, -1 to -2, ये तो डिक्रीज हो गया, अगर घटना का लाएगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कहलाएगा रिडक्शन, रिडक्शन। और फिर यहाँ पे देखते हैं तो ये -1 से, जगह नहीं मेरे पास, यहीं पे कर देते हैं, चलिए ये -1 से यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, तो -1 to 0, ये -1 से 0 बढ़ना कहलाता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, अभी जो डेफिनेशन बताए थे। तो एग्ज़ाम में आप भी ऐसे पूरा डिटेल में लिख के बना सकते हो, तो आपको नंबर देने में एग्जामिनर कोई वजह ही नहीं कि नंबर काटे, आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा अगर पूरा डिटेल में से बता देते हो तो। यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो आप वो बात मेंशन भी कर दीजिए कि ऑक्सीजन इज साइमल्टेनियसली, OUSLY, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज reduced।
मतलब कि ये एक एग्जांपल है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, और भी एग्जांपल्स हो सकता है। ओके, सो दैट्स इट। इस वीडियो का एक और पार्ट 2 भी आएगा, तो इसमें अभी इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बार बार पॉज कर करके बनाना पड़ता है, एडिटिंग करना काफ़ी टाइम टेकिंग काम है, इसीलिए छोटा ही वीडियो रखते हैं हम अभी। एनीवेज, अगर आपको ये पसंद आया वीडियो, लगा कि कुछ सीखे हैं, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।